ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 451, एक अधूरा काम। अंतरिक्ष एक बार फिर से टूट गया जब अल्टीमेट जियारन अपनी बैठने की स्थिति से उठे। उनके दिल गले में थे क्योंकि वे लहरदार अंतरिक्ष को देख रहे थे। जेरस और जेसन के बीच लड़ाई में केवल एक ही जीवित बचा था। वे अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें अभी किस जीवित व्यक्ति की जरूरत है, जो निस्संदेह जेरस था। फिर भी वे जानते थे कि यह कितना असंभव मिशन है, लेकिन फिर भी वे परिणाम के प्रति आशान्वित थे। अगर जेसन अभी इस स्थान से बाहर आ जाता तो उनका कैदी एक बार फिर वापस आ जाता, और इस बार शायद उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर वह जेरस था तो उन्होंने यहां आने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था और उम्मीद से बेहतर परिणाम भी अर्जित किया था। और इसलिए उन्होंने लहरदार अंतरिक्ष को देखा जहां से एक व्यक्ति जल्द ही बाहर निकल गया। एक व्यक्ति जो उनके लिए थोड़ा अजनबी था। आप कौन हैं? आरवे ने उलझन में पूछा क्योंकि जेरास ने फटी हुई खुली जगह से कदम रखा और जी एक मदरशिप में वापस आ गया। फिर भी उसके पहुंचने के तुरंत बाद उसे एक बहुत ही बेतुके सवाल का सामना करना पड़ा। सिल्विया की ओर देखने के लिए मुड़ते हुए उसने उसके गालों पर लाली देखी क्योंकि वह जल्दी से अपने पैरों के नीचे देख रही थी, जिससे जेरास ने एक भौं उठाई। क्या एलियंस मेरे आकर्षण से बहुत आकर्षित हैं? जेरास ने अपनी सांस के नीचे सोचा और अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। आकर्षण विशेषता एक सार्वभौमिक विशेषता है। सभी जातियां चाहे वे होस्ट से कितनी भी अलग क्यों न हो, वे सभी होस्ट की सुंदरता की ओर आकर्षित होंगी। सिस्टम ने जवाब दिया और जेरास ने हंसी उड़ाई। और फिर वह रोअरी को देखने के लिए मुड़ा जिसकी आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ी हुई थीं। उसे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, जेरास ने निष्कर्ष निकाला क्योंकि रोअरी के सिर पर एक नस उभर आई। तुम कमीने! जेरास के हंसने पर रोअरी ने जोर से दहाड़ लगाए। ये वास्तव में तुम हो जेरास, लेकिन तुम इतने अलग कैसे दिख रहे हो, मानो तुमने अभी अभी अपनी पुरानी त्वचा उतारी है। जेरास ने कंधे उचकाते हुए पूछा। तो आरवे ने पूछा। तुम ऐसा कह सकते हो और गलत नहीं हो सकते। आखिरकार उसने सच में अभी अभी अपने बाल बदले हैं। तो जेसन सेलेस्ट्रिया कहाँ है? जेरास ने शांति से जवाब देने से पहले उनकी आंखों में देखा। तो आरवे ने पूछा। जेसन सेलेस्ट्रिया मर चुका है और मैंने उसे खुद मारा है, उसने कहा बिना किसी संकोच के, क्योंकि उसने उनके चेहरे पर अविश्वसनीय भाव देखे। चेहरे क्यों हैं? मैंने लड़ाई से पहले तुमसे कहा था कि मैं उसे मार डालूंगा, है न? जेरास ने उनसे पूछा, जिस पर आरवे ने सिर हिलाया। हम इसलिए हैरान नहीं हैं क्योंकि तुमने जेसन को मार दिया। हम इसलिए हैरान हैं क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद हमने पाया कि जेसन पहले ही छद्म सार्वभौमिक मूल रैंक तक पहुंच चुका है और उसे हमारे स्तर पर पहुंचने के लिए बस क्लेश से गुजरना है। हमने भविष्यवाणी की थी कि वह तुम्हारे खिलाफ क्लेश का इस्तेमाल करेगा, तो तुम उसे कैसे हरा पाए? डार्वे ने पूछा कि उनके मन में क्या था। ये कहना उचित होगा कि मैं उसे कष्ट से गुजरने से पहले ही मार सकता हूं, है न? जेरास ने पूछा जब उसने उन्हें अविश्वास में अपनी आंखें सिकुड़ते हुए देखा, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने अभी अभी हमारे एक कैदी को छुड़ाने में हमारी मदद की है। तो आप इस सौदे के बारे में क्या कहते हैं? क्या यह अभी भी जारी है? सिल्विया ने पूछा जब वह आखिरकार होश में आई। हाँ, यह अभी भी जारी है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। इतना ही, अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहूंगी, जेरास ने कहा जब वे सभी उसके अनुरोध का इंतजार कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप सभी मानव कैदियों को रिहा कर दें, जेरास ने कहा। जब वहां सन्नाटा छा गया, हवा ही एकमात्र चीज थी जिसने उनके बालों और कपड़ों को अस्त व्यस्त कर दिया, जबकि दोनों समूह एक दूसरे को घूर रहे थे। आखिरकार आपको उनकी जरूरत नहीं है, और जो आप चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही है। तो उन्हें जाने दो, जेरस ने रोअरी के चेहरे पर आए बदलाव के साथ कहा। बकवास! वे युद्ध में हमारी लूट के माल थे। हमें अपना मिशन मिला या नहीं, हम अपनी लूट वापस नहीं कर सकते, रोअरी ने जवाब दिया। लेकिन जेरस ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय डार्वी की ओर देखने लगा। एक बात है जो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे स्पष्ट करो, जेरस। अगर तुम करते हो, मैं इंसानों को जाने दूंगा, डार्वी ने कहा, जिसके बाद रोअरी की ओर से हैरानी भरी निगाहें और सिल्विया की ओर से भी एक सूक्ष्म नजर आई। क्या तुम इंसान हो, जेरस? और पृथ्वी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? डार्वी ने वह सवाल पूछा जो उसे थोड़ा परेशान कर रहा था। उनके लिए जेरस निचले लोकों में से किसी भी जगह से आया कोई अजीब एलियन था, और फिर भी उसने कहा, जेसन सेलेस्ट्रिया एक मानव नेता ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उसके मूल के बारे में जानता है। इससे उसे पता चला कि उनके बीच कहीं न कहीं कोई संबंध था। और ये तथ्य कि जेसन को नहीं पता था कि जेरस कौन है, उसे भी भ्रमित कर रहा था। और अब जेरस मनुष्यों को मुक्त करने के लिए कह रहा था, जो स्पष्ट रूप से जेरस के मानव होने की बहुत संभावित स्थिति को दर्शाता था। मैं एक मानव नहीं हूं।
जेरस ने दार्वे के सवाल का उत्तर दिया, उसके शब्द जोर से और स्पष्ट थे। लेकिन अगर आप मुझसे अभी पूछें कि मैं किस ग्रह से हूं, तो मैं पृथ्वी कहूंगा। जेरस ने जोर से कहा। दार्वे की आंखें भ्रम में चमक उठी, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम बदल गए हो जेरस, तुम शांत दिख रहे हो, पहले की तरह जब तुम हमसे बात करते थे तब की तरह नहीं। यह एक अलग तरह की शांति है, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की शांति जो अभी अभी पुनर्जन्म हुआ हो। दार्वे ने एक शानदार मुस्कान के साथ कहा, जबकि जेरस हंसा। हम सभी मानव कैदियों को छोड़ देंगे, आखिरकार अब हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, दार्वे ने कहा। क्या हम नहीं करेंगे? रॉरी ने जोर से दहाड़ लगाई, जबकि दार्वे ने बुरी तरह से ठहाका लगाया। मैंने तुम्हें अपनी अनुमति दे दी है जेरास, और मुझे यकीन है कि यहाँ सिल्विया जो धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगी है, वह भी इससे सहमत है ना? दार्वे ने सिल्विया को आंख मारते हुए पूछा, जिसने उसकी ओर आंखें घुमाईं। जहां तक रॉरी के सहमत न होने की बात है, मुझे लगता है कि तुम्हारे अपने तरीके हैं, है ना? दार्वे ने कहा और सिल्विया के साथ वापस मुड़ा और वहां से चला गया, जिससे वहां केवल रॉरी और जेरास ही रह गए। हे, मुझे लगता है कि हमारे बीच एक अधूरी लड़ाई है ना रॉरी? जेरास ने पूछा और उसने धीरे धीरे अपने सामने कमीने को सबक सिखाने के लिए अपनी आस्तीनें मोड़ लीं। छी, कमीने, रॉरी ने कहा और अचानक वह गायब हो गया। एक प्रकाश किरण क्षितिज पर तेजी से गायब हो गई। क्या काय? अध्याय 452, मनुष्यों को मुक्त करना। छी, काय, जेरास ने सोचा, जब उसने दूर से उड़ती हुई हल्की आकृति को देखा। उसने सोचा था कि रॉरी उससे लड़ना चाहेगा और वह उसे हमेशा नीच और कमीना कहने के लिए सबक सिखाने के अवसर के रूप में इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह तुरंत भाग जाएगा। अब वास्तव में महत्वपूर्ण व्यवसाय पर, जेरास ने खुद से सोचा, जैसे ही वह धीरे धीरे हवा में उठा, तुरंत दूर की ओर उड़ गया। योजक चिन्ह। 2 घंटे बाद G5 अंतरिक्ष यान पर। क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें। विभिन्न पिंजरों के खुलने की आवाज़ जेल की दीवारों में गूंज रही थी, क्योंकि मानव कैदी धीरे धीरे अपने सेल से बाहर निकल रहे थे। हम कुल 3608 कैदी। सब अनलॉक हो गया, जेरास ने अपने सामने खड़े दुखी दिखने वाले इंसानों की भीड़ को देखते हुए खुद से कहा, जो सभी अपने चेहरे पर अजीब भावों के साथ उसे देख रहे थे, जबकि कुछ घबराहट में इधर उधर देख रहे थे। उनके चेहरे पर पसीना था। वे सभी सोच रहे होंगे कि मैं उन्हें जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और उन्हें पूरा यकीन होगा कि यह एक बेकार प्रयास है। मैं तुम सभी को बाहर नहीं निकाल रहा हूं। तुम सभी को वह आज़ादी दी गई है जिससे तुम्हें पहले वंचित नहीं किया जाना चाहिए था, जेरास ने कहा और उसके बगल में एक आकृति पतली हवा से प्रकट हुई। एक जियारन जिसने सभी मानव कैदियों को अनजाने में डर से पीछे की ओर खिसका दिया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि जेल की रखवाली करने वाला आकाशगंगा रैंक स्टेज गुइरो था। ये सच है, तुम सभी को अपनी आज़ादी दी गई है। तुम बिना किसी नुकसान के बाहर नहीं निकल सकते, योइरो ने जेरास को घूरते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक घृणास्पद और साथ ही उत्सुक भाव था। उन सभी को सूचना मिली थी कि एक इंसान विभिन्न क्षेत्रों के सभी कैदी रक्षकों के लिए आ रहा है और उन्हें उसे अपना रास्ता अपनाने देना था। ये संरक्षकों के लिए बहुत घृणास्पद था, लेकिन 3 परम जियारन के खिलाफ उन सभी के पास अपनी नफरत को निगलने और सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले ही पल वह जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया, केवल जेरास और कैदियों को अकेला छोड़ दिया। मेरे पीछे आओ, जेरास ने कैदी की दीवार के बाहर अपना रास्ता बनाते हुए आदेश दिया और सभी कैदी तुरंत उसके पीछे चले गए। वे सभी उस टिक के बारे में नहीं जानते थे जो वर्तमान में सामने आ रहा था, लेकिन फिर भी ये जगह से बाहर निकलने की उनकी आखिरी उम्मीद थी और उन्होंने अपने इस अजीब उद्धारकर्ता पर दांव लगाने का फैसला किया। रास्ते में पहरेदारों की भीड़ से गुजरते हुए उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा। वे यह मानने से खुद को रोक नहीं पाए कि यह उनके जाने का एकमात्र मौका हो सकता है। आखिरकार जेल की दीवारों से बाहर निकलना और कृत्रिम बादलों को देखना कुछ मनुष्यों को घुटनों के बल गिरने और खुशी के आंसू बहाने के लिए पर्याप्त था। आज़ादी, ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ऐसा कभी होगा। फिर भी वे यहाँ खड़े थे और बादलों को देख रहे थे। जेरा की नज़र इंसानों की भीड़ पर पड़ी और वह सांस छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं संत होने से बहुत दूर हूँ, लेकिन आप सभी को यहाँ सड़ने देना, ये कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर सकता, जेरास ने सोचा और अगले ही पल उसने अपना दृढ़ संकल्प वापस पा लिया। आप सभी एक दूसरे का हाथ थामे रहें। आप जो भी करें, आपको अपने साथी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जेरास ने आदेश दिया, क्योंकि उसने देखा कि वे सभी खड़े हो गए और एक दूसरे का हाथ थामना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में मनुष्य अजीब तरह से बहुत सहयोगी थे। एक बार जब वे सभी एक साथ अपने हाथ थाम लेते हैं तो जेरास एक छोर पकड़ लेता है और अगले ही पल वह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लाल ऊर्जा के साथ भड़क उठता है, जो निस्संदेह एक अविश्वसनीय रूप से भयावह बुरी आभा के साथ निकलती है, जिससे कुछ मनुष्य चीख उठते हैं।
फिर भी वे लाल अवरोध को देखे बिना नहीं रह सके जो उन्हें किसी गुंबद की तरह ढंक रहा था, और अगले ही पल वे आसमान की ओर उड़ गए। जल्दी ही उनके नीचे की जमीन चींटियों में बदल गई, क्योंकि वे पूरी तरह से अंतरिक्ष यान से बाहर निकल गए और ज़ेरास उन्हें एक अंतरिक्ष यान में ले गया जहां पहले से ही लगभग 11,000 मानव कैदी मौजूद थे। जियारन केवल पहले युद्ध में ही लगभग 15,000 मानव बंदियों को पकड़ने में सक्षम थे, जिससे पता चला कि उनकी सैन्य शक्ति वास्तव में बिल्कुल भी मजाक नहीं थी। पूरे कमरे में भरी भीड़ को देखकर ज़ेरास ने राहत की सांस ली। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि अगर जियारन ने सभी मनुष्यों को बंदी बनाने के बजाय उन्हें मारने का विकल्प चुना होता तो क्या होता। कुल मिलाकर करीब 15,000 मनुष्य मारे गए होते, एक ऐसी संख्या जिसे प्राप्त करने में सैकड़ों साल से भी ज्यादा लग जाते। ज़ेरास के बगल में, उसके बगल में जगह बेतहाशा हिल गई और तुरंत उसके बगल में दो आकृतियां दिखाई दी, कोई और नहीं बल्कि सिल्विया और डार्वे। तुम्हारे लौटने में कितना समय लगेगा? सिल्विया ने पूछा और उसकी ओर देखा। मुझे 3 दिन दो और फिर हम चले जाएंगे, ज़ेरास ने जवाब दिया और उसने सिर हिलाया। हमें अपनी सभी सेनाओं की फिर से जांच करने और ऊपरी क्षेत्र में वापस जाने के लिए मार्ग तैयार करने के लिए भी कुछ समय चाहिए होगा। इसमें भी कुछ समय लगेगा। तुम ज़ेरास जा सकते हो, लेकिन 3 दिन में वापस आ जाना। प्रोडिजीज वॉर की घटनाएं शुरू होने से पहले हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, डार्वे ने कहा जैसे ही ज़ेरास ने आश्वस्त करने वाला सिर हिलाया, और वे भी गायब हो गए। ज़ेरास ने सांस छोड़ते हुए मनुष्यों की भीड़ को देखा। इतनी जोरदार भीड़ को अंतरिक्ष में ले जाना आसान काम नहीं होगा और ज़ेरास के पास उन्हें एक एक करके ले जाने का समय नहीं था, इसलिए उसे सभी को एक साथ ले जाना पड़ा। आप सभी कृपया हाथ कसकर पकड़ें। अब हम पृथ्वी के लिए रवाना होंगे। आप में से अधिकांश सोच रहे होंगे कि हम अंतरिक्ष यान क्यों नहीं ले जा सकते, और ऐसा पृथ्वी पर बनाए गए गठन के कारण है जो केवल मनुष्यों को स्वीकार करता है और जियारन से संबंधित किसी भी चीज को अस्वीकार करता है। उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो अंतरिक्ष के दबाव से बाहर निकलने के लिए आप सभी को मुझ पर निर्भर रहना होगा। ये खतरनाक है, लेकिन मेरे यहाँ होने के कारण आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर आप एक दूसरे को कसकर पकड़ते हैं और कभी नहीं छोड़ते हैं तो कुछ भी गलत नहीं होगा। और हम आप पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? हमारे पास स्पेस सूट नहीं है और आप चाहते हैं कि हम अंतरिक्ष में यात्रा करें। हमें कैसे पता कि आप नहीं चाहते कि अंतरिक्ष का दबाव हम सबको मार डाले? अध्याय 453, मुझे अपना भरोसा दो। एक बार फिर, तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ अंतरिक्ष में गिरें? तुम क्या सोचते हो, एक विश्व नेता? वह कोई मनोरोगी कमीना होगा। क्या वह पागल है? आखिरकार वहां ही गया, ज़ेरास ने खुद से सोचा, जब वह इकट्ठा हुई भीड़ से विरोध की विभिन्न गर्जनाओं को देख रहा था। बेशक उसने खुद को एक बहुत अच्छा समझाने वाला व्यक्ति नहीं माना और न ही उसने उनसे अचानक अंतरिक्ष के शून्य से कूदने की उम्मीद की, और उन्हें सभी को सहमत होना चाहिए। ये बात बहुत आगे बढ़ गई और अब वह उनका डर देख सकता था, जो अब गुस्से में बदल रहा था। तुम्हें पता है क्या? ज़ेरास ने हजारों समर्थकों की आवाज को दबाते हुए पूछा। तुम सब सही हो, ज़ेरास ने पुष्टि की, क्योंकि उनके चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। वास्तव में कौन जानता है, मैं एक मनोरोगी कमीना हो सकता हूं जिसने तुम सभी को अपनी कोशिकाओं से मुक्त कर दिया। एक मनोरोगी कमीना जिसने तुम्हें तुम्हारी सारी आज़ादी दी, और अब वह मनोरोगी कमीना तुम्हारे साथ और बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष के विशाल शून्य में यात्रा करने का जोखिम उठाना चाहता है। क्या यह एक ही समय में मूर्खतापूर्ण और संदिग्ध नहीं है? ज़ेरास ने भीड़ से सिर हिलाते हुए पूछा। लेकिन एक और बात है जो निस्संदेह सत्य है, और वह ये है, जब मैंने तुम्हें तुम्हारी कोठरियों से बाहर निकाला और मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे पीछे आओ, तुम मेरे पीछे आए। तुमने मुझ पर भरोसा किया कि मैं तुम्हें जेल से भागने की कोशिश के परिणाम से बचाऊंगा। तुमने मुझ पर भरोसा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी मदरशिप से इस मदरशिप में ले जाऊंगा। तुमने मुझ पर अपनी जान की परवाह की और बिना मुझसे कोई वादा किए। क्या ये भी सही नहीं है? ज़ेरास ने भीड़ से पूरी तरह से चुप्पी साधते हुए पूछा। इस स्थिति में केवल 2 ही रास्ते हैं जिन पर चला जा सकता है। पहला यहाँ कैदी के रूप में रहना है। मैं वादा कर सकता हूं कि तुम कम से कम सीधे मर तो नहीं जाओगे, लेकिन तुम निश्चित रूप से जेल में सड़ोगे, ज़ेरास ने कहा, और कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। दूसरा रास्ता वही है जो तुमने कुछ मिनट पहले किया था। मुझ पर एक बार फिर से भरोसा करो, और अगर हम इसे हासिल कर लेते हैं तो तुम जो खो चुके हो उसे वापस पालोगे। अगर सब कुछ नहीं, हम सभी यहाँ हैं। हमारे पास 1 या 2 चीजें हैं जो हम पृथ्वी से चुनना चाहते हैं, है न? हम सभी के पास कुछ लोग हैं जिन्हें हमने पीछे छोड़ दिया है। क्या तुम सच में उन्हें फिर से नहीं देखना चाहते? क्या तुम चाहते हो कि वे आसमान की ओर देखें और जाने कि तुम उनके साथ क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम विश्वास की छलांग लगाने से बहुत डरते हो, कोशिश करने से बहुत डरते हो, उनके लिए अपना सब कुछ जोखिम में डालने से बहुत डरते हो। मुझे पूरा यकीन है कि हम सभी एक आम जवाब पर सहमत हो सकते हैं। ये जोखिम भरा होगा, बहुत जोखिम भरा, और तुम्हें चुनने से वंचित नहीं किया जाएगा।
मैं सच में पृथ्वी का कोई नेता नहीं हूं जिस पर तुम अपनी पूरी उम्मीद लगा सको, लेकिन मैं कम से कम ये वादा तो कर सकता हूं, जो कोई भी मेरे साथ खड़ा होगा, मुझ पर भरोसा करेगा और विश्वास की छलांग लगाएगा, वह खोया नहीं जाएगा। चुनाव आप पर निर्भर है। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते तो उन लोगों से हाथ न मिलाएं जो मुझ पर भरोसा करेंगे। आपको ग्यारन द्वारा वापस आपकी कोठरियों में ले जाया जाएगा, ज़ेरास ने कहा और चुप रहा। शांति, एक घबराहट भरी शांति, क्योंकि मनुष्यों की भीड़ बस वहीं खड़ी थी जहां वे थे, उनके विचार अस्त व्यस्त थे। एक अजनबी पर भरोसा करने का फैसला करना, जिसने असंभव को संभव बनाने का वादा किया था, या अपनी कोठरियों में वापस जाना और उम्मीद करना कि ऐसा ही एक और अवसर आएगा। यह एक बहुत ही मुश्किल चुनाव था, फिर भी जितना मुश्किल है। अजनबी निस्संदेह सही था, उनके पास वास्तव में वे यादें थीं जो पृथ्वी पर थीं, यादें जिन्हें वे पीछे छोड़ना नहीं चाहते थे। पत्नी, पति, बेटियां, बेटे, सहकर्मी, परिवार, वे सभी ऐसी चीजें थीं जिनसे वे फिर से मिलने का इंतजार नहीं कर सकते थे। उनकी बेटियों, बेटों, पत्नियों और पतियों को कैसा लगेगा अगर उन्हें पता चले कि वे कभी नहीं आए, क्योंकि वे बहुत डरे हुए थे। अपने चेहरे पर सदमे के साथ ज़ेरास ने देखा कि वे धीरे धीरे एक दूसरे की बाहों और कंधों को पकड़ रहे थे। इसकी शुरुआत एक छोटे से समूह से हुई, लेकिन जंगल की आग की तरह, और लोग इसमें शामिल हुए, और लोगों ने इस पर विश्वास किया और लोगों ने इस पर भरोसा किया, और 5 मिनट से भी कम समय में कुल 13,110 लोग एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। हम सभी ने पहली बार आप पर अपना भरोसा जताया है, और हम एक बार फिर आप पर भरोसा रखेंगे। ज़ेरा के चेहरे पर मुस्कान और दृढ़ संकल्प की चमक के साथ एक व्यक्ति ने कहा, मैंने आपको पहली बार निराश नहीं किया है और मैं अभी भी आपको निराश नहीं करूंगा। ज़ेरा ने अगले ही सेकंड में जवाब दिया, क्योंकि उसने अपनी घबराहट को शांत किया और उसने अपना पूरा ध्यान फिर से केंद्रित कर लिया। चाहे आप जो भी देखें, चाहे जो भी हो, कृपया अंत तक मुझ पर भरोसा रखें, ज़ेरास ने विनती की, और अगले ही सेकंड में धमाका, ज़ेरा के शरीर से एक दुष्ट और अविश्वसनीय रूप से बुरी आभा फूट पड़ी। जैसे ही पूरे कमरे में रक्तपात फैल गया, उनमें से कमजोर इरादों वाले लोग लगभग डर के मारे पीछे हट गए, फिर भी वे उन लोगों द्वारा कसकर पकड़े गए जो मजबूत इरादों वाले थे। तुरंत उन्होंने देखा कि उनका उद्धारकर्ता तुरंत 3 मीटर लंबा शैतान बन गया, जिसकी काली आंखें उन्हें घूर रही थीं। उनकी आत्मा का भ्रम उनके शरीर को जबरदस्ती छोड़ना चाहता था, उन्हें बहते हुए। फिर भी लाल ऊर्जा ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जैसा कि उन्होंने शुरू में सोचा था, और इसके बजाय उन्हें लाल ऊर्जा के गुंबद में कसकर धन दिया जो आकाश में उड़ गया और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। ज़ेरास ने जोर से सांस छोड़ी और अगले ही सेकंड में वह अंतरिक्ष के शून्य में कूद गया और अपने साथ हजारों मनुष्यों को ले आया, जिन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचा कि वे अंतरिक्ष के शून्य में कुचले जाएंगे। फिर भी 10 सेकंड बीत गए जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और असंभव को देखा। वे अब अंतरिक्ष के उस शून्य में थे जिससे वे बहुत डरते थे, फिर भी वे बिल्कुल भी कुचले नहीं गए थे। आंखें अवरोध की ओर मुड़ी, जो निस्संदेह वही था जिसने ज़ेरास को देखने से पहले सभी दबाव को समाप्त कर दिया था। ऐसा लगता है कि आप सभी ने सही विकल्प चुना है, ज़ेरास ने उनसे जोर से कहा, और कुछ चेहरों पर मुस्कान खिल उठी और कुछ टूटकर रोने लगे। वहां वापस जाने का समय आ गया है जहां से हम सभी आए हैं, ज़ेरास ने कहा, और अगले ही सेकंड में वह तेजी से नीचे की ओर कूदा, अपने साथ 13,000 से अधिक मनुष्यों को ले आया। अध्याय 454 बकवास। वूम, ये किसी चीज की आवाज थी जो तेजी से नीचे की ओर उड़ रही थी, क्योंकि ज़ेरास अपने अंतरिक्ष में भयानक गति से आगे बढ़ रहा था। जिस गति से वह वर्तमान में आगे बढ़ रहा था, वह ऊर्जा के गुंबद में तापमान को भड़काने के लिए पर्याप्त थी, जिसे उसने मानव के लिए बनाया था। लेकिन उसने खुद को 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाले एक विशाल शैतान में बदलकर इस तरह की असुविधा के लिए एक समाधान ढूंढ लिया था, और उसका आकार ही ऊर्जा के गुंबद को इतनी तीव्र गति से पृथ्वी पर उतरने के भयानक घर्षण से संपर्क करने से रोकने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इससे एक और समस्या भी पैदा हुई। पृथ्वी पर मौजूद मानव ज़ेरास के पीछे मौजूद मानव वाले गुंबद को नहीं देख पाए और केवल एक विशाल 30 मीटर शैतान को आग की लपटों में लिपटे हुए तेजी से उनकी ओर बढ़ते हुए देख पाए, और उन्होंने तुरंत उचित प्रतिक्रिया दी। छी, बकवास। ज़ेरास ने खुद को सोचा कि गुंबद में मौजूद इंसानों के चेहरे तब बदल गए जब उन्होंने देखा कि विशालकाय परमाणु बम तुरंत ही उनकी ओर भयानक गति से टूटकर गिर रहा था। ज़ेरास ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इससे बच रहा था। आखिर क्या हो रहा है? क्या वे हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं? इंसानों की भीड़ से कई तरह की बड़बड़ाहटें सुनी जा सकती थीं, लेकिन शांत आवाज ऊर्जा ढाल के गुंबद से गूंज रही थी। आप सभी को चिंता करने की कोई बात नहीं है, और अपने साथी को कसकर पकड़ना याद रखें, ज़ेरास ने याद दिलाया, और अगले ही सेकंड में उसने अपनी गति दोगुनी कर दी। विशालकाय परमाणु बम से 50 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही उसका मुक्का भयानक गति से नीचे की ओर गिरा, अंतरिक्ष गति के साथ उड़ गया, और तुरंत उसकी मुट्ठी परमाणु बम के सिर से टकरा गई। काबूम! एक भयानक विस्फोट तेजी से बाहर की ओर हुआ, जिसने ज़ेरास और उसके पीछे के लोगों को अपनी विनाशकारी शक्ति में डुबो दिया।
अंतरिक्ष के शून्य में फिर से शांति छा गई, लेकिन अगले ही सेकंड में एक विशालकाय गेंद विस्फोट को चीरती हुई नीचे की ओर बढ़ती रही। धीरे धीरे गेंद खुली और पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि ज़ेरास था, जबकि ऊर्जा के गुंबद में मौजूद मनुष्यों का समूह अपेक्षाकृत सुरक्षित था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि सैकड़ों ऐसे परमाणु बम तुरंत उनकी ओर टूट पड़े। अरे ये, ज़ेरास ने अपनी सांसों में सोचा जब उसने अपने शरीर को ऊर्जा के गुंबद के चारों ओर लपेटा, जिसे उसने मनुष्यों के चारों ओर बनाया था, और फिर उसने तुरंत ओमनीफेरस मॉर्फिंग को सक्रिय कर दिया। उसका शरीर वास्तव में कम हो गया, लेकिन फिर भी इतना कि उसने अवरोध को पूरी तरह से ढक लिया और विस्फोट के अवशेषों से उसे बचाने के लिए उसकी हथत्वचा से लाल पपड़ी निकल आई। आमतौर पर अगर वह अकेला होता तो वह बलपूर्वक परमाणु बमों को चीर देता और कुछ को वापस धरती पर भेज देता ताकि उन्हें उनकी दवा दी जा सके। लेकिन उसके साथ जो लोग थे, उनके साथ जबरदस्ती घुसने का मतलब उनमें से कुछ की मौत हो सकती थी, कुछ ऐसा जिससे वह बचना चाहेगा। इसलिए उसके पास एकमात्र विकल्प परमाणु बमों को चीरकर रक्षा मोड में जाना था। जैसे ही ज़ेरास अपने छोटे आकार के साथ तेजी से उनके बीच से गुजरा, परमाणु बम तुरंत आगे की ओर फट गया और पृथ्वी की ओर बढ़ता रहा। कुछ बम उसके सामने से टकराए, लेकिन वे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए, केवल कुछ तराजू को तोड़ पाए और उसके अंदर मौजूद मनुष्य अभी भी अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। इंस्टेंट ब्लिट्ज सक्रिय करें, ज़ेरास ने अचानक आदेश दिया जब वह परमाणु बमों से गुजरना समाप्त कर चुका था और इससे पहले कि पृथ्वी पर मौजूद ये कर्मी अपने अगले कदम के बारे में सोच पाते। ज़ेरास ने पहले ही पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को बलपूर्वक तोड़ दिया और तेजी से बादलों को चीर दिया। बैंग बैंग बैंग, ज़ेरास बंजर जमीन पर लगातार आगे बढ़ते हुए जमीन पर विशाल खाई खोद रहा था। इस बंजर जमीन पर बनाए गए विशाल ये बेस की ओर लुढ़क रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह उनसे टकराता, उसने अपनी पूंछ को जमीन पर पटक कर और उसे किसी तरह के लंगर की तरह इस्तेमाल करके अपनी पागल गति को रोकने के लिए खुद को बलपूर्वक रोक लिया और सफलतापूर्वक वह विशाल बेस से सिर्फ 20 मीटर पहले रुक गया। अस्थिर रूप से हजारों ये कर्मी पूरे आसमान में दिखाई दिए। उन ऊंची दीवारों पर रखी भयानक मशीनरी की आवाज तुरंत ज़ेरास की ओर इशारा कर रही थी। ठहर जाओ। ऊपर से दहाड़ उठी, एक दहाड़ जो ज़ेरास को अजीब तरह से जानी पहचानी लगी, और धीरे धीरे उसने खुद को खोला, अंत में ऊर्जा के गुंबद को प्रकट किया जहां विभिन्न मनुष्य मौजूद थे। क्या बकवास है, यह अधिकारी चौंक कर चिल्लाए, क्योंकि उन्होंने लाल अवरोध में मौजूद मनुष्यों की भीड़ को देखा जो धीरे धीरे तितर बितर हो गया और मनुष्य अंततः बाहर आ गए। लीडिया, यह कार्मिक की चौंकी हुई आवाज गूंजी जब उसने लोगों के बीच एक बदहाल दिखने वाली महिला को देखा और अपने हाथों से बंदूक टपका दी। अरुण, महिला की घुटी हुई आवाज गूंजी जब वह आदमी गायब हो गया और अपनी पत्नी के सामने आया। उसने अपने हाथों को कसकर अपनी पत्नी के चारों ओर लपेट लिया और वह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। अरुण ने दुख से रोया, हालांकि वह अकेला नहीं था, क्योंकि एक और छोटी सी आवाज यह कार्मिक को सुनाई दी। डैडी, महिला की पसंद की आवाज गूंजी जब जैक, जो हवा में तैर रहा था, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने अपना ध्यान नीचे की ओर लगाया जहां गंदगी से लथपथ लड़की दिखाई दे रही थी। फिर भी चाहे वह कितनी भी गंदी क्यों न दिख रही हो, जैक अपनी बेटी को कैसे भूल सकता था। जैसे ही वह अपनी बेटी के सामने पहुंचा, उसके हाथों से बंदूक जमीन पर गिर गई, उसके हाथ उसके चेहरे तक पहुंच गए। डैडी, क्या यह आप हैं? लड़की ने पूछा और जैक के चेहरे पर आंसू बहने लगे। यह मैं हूं, एलेना, यह मैं हूं, डैडी। जैक ने जोर से चिल्लाया और उसके दांत कस गए और उसने अपनी बेटी को अपने पास खींच लिया। ये दृश्य बार बार दोहराया जा रहा था क्योंकि विभिन्न ये कर्मी अपने सहकर्मियों से मिलने में सक्षम थे। हम इतने समय से अपने ही लोगों को गोली मारने की कोशिश कर रहे हैं, एक ये अधिकारी ने चौंक कर पूछा, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से बंदूक नीचे रख दी और उस विशालकाय शैतान की ओर मुड़े जो जमीन पर बैठा था, अपने धुएं के रंग के तराजू को रगड़ रहा था, और उनकी ओर देखा। लानत है तुम पर, EIA। अध्याय 455, अपने बचाए हुए लोगों द्वारा बचाव। ज़ेरास, लानत है EIA वालों पर। शैतान ने उन पर जोर से दहाड़ लगाई, क्योंकि उनके चेहरे पर अजीब भाव दिखाई दिए। तुरंत ज़ेरास के ठीक सामने 5 लोग दिखाई दिए, और वहां मौजूद सभी EIA तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गए। हमने EIA कमांडरों को देखा है, उन्होंने कहा। जैसे ही 5 कमांडर ज़ेरा की नाक के पास पहुंचे, उनकी शक्तिशाली आभा पहले से ही ज़ेरास की ओर बह रही थी, जिसका भाव उन्हें देखते ही अजीब हो गया। तुम कौन हो, शैतान? कमांडरों में से एक ने दहाड़ लगाए। तुम्हें पता है, यह एक बहुत ही अजीब सवाल है, क्योंकि तुमने अभी अभी इसका जवाब दिया है। तुम्हें सही जवाब देने का एक और मौका मिला है। दहाड़ लगाई गई जैसे ही उनके हाथों से शक्तिशाली शोक गीत निकले। बैठे हुए शैतान और EIA कमांडरों के बीच टकराव के कारण वहां सन्नाटा छा गया। इससे पहले कि अचानक शैतान के मुंह से एक कर्कश हंसी निकली, ज़ेरास हंसा। लेकिन यह उसके कैश डिवायरा रूप से होने के कारण यह हंसी अविश्वसनीय रूप से रीढ़ को कंपा देने वाली थी।
लगभग खतरे की आशंका की तरह, जिससे ईआईए के कमांडरों ने तुरंत युद्ध की तैयारी के लिए अपनी आभा छोड़ दी। बहुत समय हो गया है न, कमांडर लेविरोन? शैतान ने अचानक कमांडर लेविरोन को पुकारा, जो वर्तमान में अपने हाथों में एक छड़ी पकड़े हुए था। उसने स्वचालित रूप से छड़ी को हवा में लटका दिया। तुम मुझे जानते हो? कमांडर लेविरोन ने पूछा, जबकि शैतान मुस्कुराया, लेकिन यह एक बार फिर एक पूर्वाभास और अविश्वसनीय रूप से दुष्ट मुस्कान थी। इसके झांसे में मत आना, लेविरोन, ये जियारन की एक और चाल हो सकती है। दूसरे कमांडर के मुंह से चेतावनी भरे शब्द निकले, जैसे जेरास ने अपना ध्यान उसकी ओर घुमाया। आप कैसे हैं, कमांडर सिग्रिड? उसने पूछा। कमांडर सिग्रिड का चेहरा भी बदल गया। कमांडर बनी, कमांडर सिल्वियाना, कमांडर रैडूम और कमांडर। क्षमा करें, मैं आपका नाम भूल गया, जेरास ने कहा। जब वह अंतिम कमांडर की ओर देख रहा था, उसे याद नहीं आ रहा था कि उसका नाम क्या था। आप कौन हैं? कमांडर सिग्रिड ने पूछा, लेकिन जेरास की ओर से जवाब नहीं आया। वह हमारा उद्धार करता है, कमांडरों के पीछे से शब्द गूंजे। जब उन्होंने अपना ध्यान उस व्यक्ति की ओर लगाया जिसने अभी अभी बात की थी, उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव थे। हाँ, उसने हमें हमारी जेल से बाहर निकाला और यहाँ तक कि हमें उन परमाणु बमों से भी बचाया जिनका इस्तेमाल तुम हमें उड़ाने के लिए करना चाहते थे। कमांडर का चेहरा बदलते ही एक और व्यक्ति ने जोर से कहा। वे उस बारे में सही थे, क्योंकि उन्होंने इसे अपनी नंगी आंखों से देखा था। और अब तुम अपने हथियार उसकी नाक पर तान रहे हो। क्या ये कमांडर उन्हें इस तरह धन्यवाद कहते हैं? हाँ, जेरास द्वारा मुक्त किए गए लोगों के मुंह से विभिन्न विरोधों की आवाज़ें निकल रही थीं और जेरास ने अपना ध्यान कमांडरों की ओर मोड़ते हुए शानदार ढंग से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोका, जिन्होंने उसे भौहें सिकोड़कर देखा और धीरे धीरे अपनी आभा वापस ले ली। हमें उम्मीद है कि आप हमें बेशर्मी के लिए माफ़ कर देंगे, कमांडर सिल्वेनिया, एकमात्र महिला कमांडर ने जेरास के मुस्कुराने पर कहा, और अगले ही पल उसने ओमनीफेरस मॉर्फिन को सक्रिय कर दिया और वह अपनी सामान्य ऊंचाई पर वापस आ गया और तुरंत एक शैतान से इंसान बन गया। क्या आपको अभी भी मैं याद हूं, कमांडरों? जेरास ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्योंकि कमांडरों के सभी चेहरे बड़े पैमाने पर बदल गए थे। जेरास, क्या ये तुम हो? कमांडर लेविरोन ने पूरी तरह से चौंक कर पूछा, क्योंकि जेरास ने अगले ही पल सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि हाथ तेजी से उसके पेट पर लपेटा गया और एक साधारण झटके से वह अपने पैरों को ऊपर उठा लिया और लगभग उसके सभी अंदरूनी हिस्से बाहर निकल गए। कमांडर लेविरोन, तुम मुझे गला घोंटकर मार डालोगे, जेरास ने जोर से कहा, क्योंकि कमांडर सिग्रिड उसकी मदद के लिए पहुंचे और कमांडर लेविरोन को जबरदस्ती अपने ऊपर से खींच लिया। अरे लेवेरियन, इसे संभालो, कमांडर सिग्रिड ने चिल्लाया, लेकिन कमांडर सिग्रिड ने उसे अपने पैरों से ऊपर उठाया और एक बार फिर उसके फेफड़ों को निचोड़ने लगा। कमांडर सिग्रिड, जेरास ने चौंक कर पूछा, क्योंकि उस पर पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही थी, इससे पहले कि उसे कमांडर सिल्वेनिया ने आखिरकार उस आदमी के पंजे से बाहर निकाला। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? उसने सैकड़ों टेक्नो अल्फा ग्रेड के परमाणु बमों का सामना नंगे बदन से किया है। उसे आराम की जरूरत है, कमांडर सिल्वेनिया ने कहा, जब जेरास को आखिरकार अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया गया। लेकिन जेरास, तुम्हें तो 5 साल पहले ही मर जाना चाहिए था, कमांडर लेविरोन ने कहा, जब जेरास ने कंधे उचकाए। मुझे लगता है कि शैतान मुझे नरक में नहीं चाहता, उसने कहा, जब कमांडर सिग्रिड ने ठहाका लगाया। हमारे पास जेरास के बारे में तुम्हें बताने के लिए कुछ है, और मुझे यकीन है कि अभी मेरे पास तुम्हारे लिए 100 से ज़्यादा सवाल हैं, और यहाँ हर किसी के पास इससे भी ज़्यादा सवाल हैं। लेकिन पहले हम तुम्हारा घर वापस स्वागत करते हैं, कमांडर सिल्वेनिया ने कहा, जब जेरास को वापस ईआईए संरचना में ले जाया गया। योजक चिन्ह 5 घंटे से भी कम समय हुआ था, फिर भी पूरी पृथ्वी को तुरंत वापस लौट रहे इंसानों के बारे में पता चल गया था। ये पूरी तरह से आश्चर्यजनक घटना थी, क्योंकि अंतरिक्ष से नीचे उतरते शैतान के फुटेज जारी किए गए थे और हजारों मनुष्यों को दिखाया गया था जो कोई और नहीं बल्कि गियारन के साथ युद्ध के बंदी थे। इतना ही नहीं, शैतान के मानव में बदल जाने के दृश्य दिखाए गए और ईआईए कमांडरों के बहुत परिचित होने को भी रिकॉर्ड किया गया। ये घटना मानवता के लिए लगभग 3 वर्षों में सबसे उज्ज्वल दिन बन गई थी और युद्ध के लिए उनके पास पहली अच्छी खबर थी, क्योंकि विभिन्न परिवार अपने परिवारों के साथ फिर से मिल गए, जिससे दुनिया भर में जश्न मनाया गया। लेकिन इसने उस सवाल को भी जन्म दिया जो वर्तमान में उन लोगों के मन में था जिन्हें बचाया गया था और जिन्होंने पृथ्वी पर मौजूद लोगों को कहानियां सुनाई थीं। आखिर वह शैतान कौन है जिसने मानवता के बंदियों को दुष्वप्न गियारन जाति से बचाया? और उसका ईआईए से क्या संबंध है? जो समाचार दिया गया था उससे ऐसा लगता था कि गियारन ने स्वेच्छा से मानव बंदियों को छोड़ दिया था और शैतान को उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने की अनुमति दी थी। क्या ये गैरानों की चाल है ताकि वे अपनी सुरक्षा कम कर सकें? और वह शैतान कौन है जिसने गैरानों को स्वेच्छा से मनुष्यों को जाने दिया? क्या एक समझौता हो चुका है और क्या वे इसे युद्ध के अंत की पूर्व सूचना के रूप में ले सकते हैं? सवाल केवल नागरिकों से ही नहीं थे, यह उन लोगों से भी थे जिनके साथ जेरास वर्तमान में हॉल में था।
ज़ेरास, पृथ्वी पर मौजूद सभी गैलेक्सी रैंक विशेषज्ञों से मिलो। कमांडर सिग्रिड ने कहा जब ज़ेरास ने हॉल में बैठे अलग अलग चेहरों और 20 से कम लोगों को देखा। अध्याय 456, ज़ेरास और विश्व नेता। बैठक गलत हो गई। वे मेरे विचार से बहुत कम हैं, ज़ेरास ने जोर से कहा। उसकी ऊंची आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी, जिससे हॉल में मौजूद कुछ लोगों की जिज्ञासा और गुस्सा बढ़ गया। क्या तुम ये संकेत दे रहे हो कि हम कमज़ोर हैं, प्यारे लड़के? ज़ेरा के कानों में दूर से आवाज़ गूंजी जब वह सीट के अंत की ओर देखने के लिए मुड़ा और उसने उस आकृति को देखा जो इसके लिए जिम्मेदार थी। एक सुंदर तगड़ा व्यक्ति जो अर्धनग्न था, अपनी अत्यधिक उभरी हुई मांसपेशियों को प्रकट कर रहा था। उसके चेहरे पर उसकी बाईं आंख से एक निशान नीचे की ओर था, जो उसे कुछ हद तक इतना भयंकर आभा दे रहा था कि कोई भी, शक्तिशाली हो या न हो, उसके दिल में एक पीड़ा महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मानव रूप में एक जानवर था। बिल्कुल नहीं, सर ग्रेगर। ज़ेरास ने कमांडर लेविरोन को देखा और उसके बगल में खड़े उसके बचाव पक्ष से आवाज़ आए। इससे पहले कि वह अचानक अपने हाथों को बगल की ओर बढ़ाए, कमांडर लेविरोन को कुछ और कहने से रोके और फिर धीरे से वह खड़ा हुआ और उस मोटे आदमी की ओर देखने लगा। जब मैंने कहा कि आप सभी मेरी सोच से बहुत कम हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जियारन के बेस में चला हूं और मुझे अच्छी तरह से पता है कि उनके पास कितने आकाशगंगा क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। पिछली बार जब मैंने गिनती की थी तो कम से कम 30 थे, जबकि आप सभी कुल 18 हैं। क्या आप सामान्य से बहुत कम नहीं हैं? ज़ेरास ने पूछा और वह अपनी सीट से उठ गया और अगले ही सेकंड में वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया और सर ग्रेगर के सामने आ गया, जिसकी आंखें सदमे में फैल गईं क्योंकि उसने खुद को अगले सेकंड में हवा में झूलते हुए पाया। खान ने उसे सिर्फ एक हाथ से अपनी सीट से उठाया था। अब आपने कुछ ऐसा कहा जैसे मैंने चालाकी से आप सभी को कमज़ोर कहा। लेकिन संक्षेप में, यदि आप इतने शक्तिशाली हैं तो इस समय मेरे हाथों में असहाय होकर क्यों झूल रहे हैं? ज़ेरास ने मजाक में पूछा। जब सर ग्रेगर के सिर पर एक नस उभरी और इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसके हाथ में 2 खंजर दिखाई दिए और तुरंत उसने ज़ेरा की पसली पर एक शक्तिशाली वार किया और उसे 2 टुकड़ों में काटना चाहा। स्लैश! हवा को हिंसक रूप से चीरने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी, क्योंकि एआई का चेहरा अविश्वसनीय रूप से जानलेवा आभा के साथ बड़े पैमाने पर बदल गया, जबकि अन्य गैलेक्सी रैंकों की अभिव्यक्ति भी बदल रही थी, लेकिन वे भी सर ग्रेगर को उस वार को करने से जल्दी से रोकने में सक्षम होने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। क्रैक! बैंग! अपेक्षित रक्त की बौछार कभी नहीं हुई क्योंकि धातु की टक्कर उनके सभी कानों में गूंज गई, और वे चौंक कर देखते रहे क्योंकि सर ग्रेगर की भुजाएं शक्तिशाली रूप से उभरी हुई थीं। उनकी भुजाओं पर भयानक दिखने वाली नसें दिखाई दे रही थीं जो ये दिखा रही थीं कि वे अपने हाथों में कितना बल लगा रहे थे, फिर भी वे उन लाल पपड़ियों से अवरुद्ध थे जो युवक के कपड़ों पर फटी हुई जगह से चमक रही थीं। क्रैक! इसके बाद जो हुआ उसने उन्हें अपनी सीट पर सुन्न कर दिया, क्योंकि हथियार अचानक दरारों में बंद हो गया और अगले सेकंड में धमाका! ये कमरे के चारों ओर धातु के टुकड़ों में फट गया, और बिना हाथ उठाए सर ग्रेगर का कुख्यात हथियार न केवल फट गया बल्कि टक्कर से टुकड़े टुकड़े भी हो गया। सबसे ज्यादा चौंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सर ग्रेगर था, जिसने अपने लीजेंडरी रैंक वाले खंजर को सदमे और अविश्वास में देखा, इससे पहले कि वह अपना ध्यान ज़ेरास की ओर मुड़े जिसके चेहरे पर अभी भी वही मजाकिया मुस्कान मौजूद थी। वाह, तुम इतने ताकतवर हो कि तुम मेरे कपड़े भी फाड़ सकते हो, ज़ेरास ने अपनी आवाज़ बदलकर लड़की जैसी आवाज़ में कहा और उस आदमी का बेरहमी से मजाक उड़ाया, क्योंकि उसने उस पर से अपनी पकड़ छोड़ दी और वह आदमी कुर्सी पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर पसीना आ गया। अगर मैं सही अनुमान लगाऊं तो आप नंबर 1 सबसे शक्तिशाली परिवार के मुखिया होंगे, है न? ज़ेरास ने सिर हिलाते हुए पूछा। आप शायद इस हॉल में सबसे मजबूत मुखियाओं में से एक हैं, फिर भी आप इतने कमज़ोर हैं। आप सभी कमज़ोर हैं, ज़ेरास ने उन सभी की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी दुष्ट आभा इतनी पूरी शक्ति से निकल रही थी कि उनमें से ज्यादातर अपने घुटनों पर गिर गए और बहुत कम लोग ही थे। कुल मिलाकर केवल 10 लोग ही हॉल में खड़े रह पाए और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ा, न केवल सदमे के कारण बल्कि डर के कारण भी। आप धरती पर शक्ति के शिखर पर बैठ गए हैं, अब आप पूरी तरह से आराम कर चुके हैं, खुद से कह रहे हैं कि आप इस दुनिया में मौजूद ताकत के सबसे बेहतरीन शिखर पर पहुंच गए हैं, कि आप अपने राज्य में राजा और रानी हैं जिन्हें हराया नहीं जा सकता। अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने से हटकर आप धरती और आसपास के ग्रहों और जातियों पर शासन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो आपसे कम शक्तिशाली हैं। आप अपनी ताकत बढ़ाने से हटकर वर्चस्व पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मैंने आपके हर तुच्छ काम के बारे में सुना है कि आप नागरिकों की नज़रों से बचकर शासन करते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ नागरिक जानते हैं, बस इतना कि उनके बीच कोई भी इतना मजबूत नहीं है जो आपको आपकी जगह पर खड़ा कर सके। और अब जब आपदा आती है तो मैं केवल एथरिस्टन और एथरिस्टन और एथरिस्टन का नाम सुन रहा हूँ। मैं आपके सभी नाम नहीं सुन रहा हूँ। आपके पास जो गेंदें थीं उनका क्या हुआ? क्या उन्हें जियारन ने कुचल दिया था? ज़ेरास ने गैलेक्सी रैंक्स के विशेषज्ञों को घुटनों के बल बैठे देखकर मजाक में पूछा।
बेहद कमज़ोर इरादों वाले, मैं आपकी नसों में ताकत देख सकता हूँ, फिर भी आप युद्ध से इतने दूर रहे हैं कि आपके दिमाग में मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं है, जबकि आप मुझसे लड़ने की बात कर रहे हैं। और जब मैं आपको कमज़ोर कहता हूँ तो आप इतने नाराज़ हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे शब्दों का क्या मतलब हो सकता है। उस शब्द के बारे में इतना आत्मजागरूक। आप इतने लंबे समय तक बॉस रहे हैं, और अब जब दूसरा बॉस आ गया है तो आपने अपने बॉस को दबा दिया है, और अब आप जो हैं उसे बुलाए जाने के प्रति इतने संवेदनशील हो गए हैं। मानवता मुझे चकित करती है। आप सभी के पास एक ही काम था, एक ही काम, अपने विभिन्न परिवारों की रक्षा के लिए। आप या आम नागरिकों की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, फिर भी आप सभी उस काम में इतने बुरी तरह विफल रहे। फिर भी उन्होंने आपको बॉस बने रहने दिया, शायद इसलिए क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, मेरे पास एक विकल्प है, और मैं आपके लिए ताली नहीं बजाऊंगा और यह नहीं कहूंगा कि आपने अच्छा काम किया। नहीं, तुम सबने बहुत बुरा काम किया। समझ में आया? अध्याय 457, स्थिति की व्याख्या। मैं आपकी चुप्पी को एक नकारात्मकता के रूप में लूंगा, ज़ेरास ने कहा, इससे पहले कि वह अंततः अपनी आभा वापस ले ले। फिर वापस चला गया, लेकिन इस बार वह कमांडरों के साथ अपनी सीट पर वापस नहीं गया, और हॉल में मौजूद सभी लोगों से सबसे दूर की सीट पर और ठीक नीचे खड़ा था। इसे अग्रणी सीट कहना बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कोई भी पैट्रियार्क या गैलेक्सी रैंक विशेषज्ञ कभी भी वहां नहीं रहता, क्योंकि इससे सभी को ये पता चल जाएगा कि वे बाकी लोगों से श्रेष्ठ हैं, जो सच नहीं है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के साथ ताकत के मामले में बहुत करीब था। यदि वे सभी लड़े तो कोई स्पष्ट विजेता नहीं होगा, इसलिए उनमें से कोई भी दूसरे का नेतृत्व नहीं कर सकता था। ठीक है, कम से कम तब तक ऐसा था जब तक ज़ेरास तस्वीर में नहीं आया, और सबसे खतरनाक गैलेक्सी रैंक विशेषज्ञों में से एक के प्रहार को सीधे झेलने की उसकी क्षमता को साबित करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। अपनी सीटों पर बैठ जाओ, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। ज़ेरास ने गैलेक्सी रैंक के विशेषज्ञों को डांटा, जो अभी भी जमीन पर थे और खांसते हुए अपने सेट पर रेंगते हुए एक बार फिर बैठ गए। अच्छा, अब मुझे लगता है कि इस कमरे में कुछ अच्छा मौजूद है। दबाव काफ़ी कम हो गया है, और बेवकूफ़ी भरा अभिमान भी। अगर हम एक दूसरे को नहीं समझ सकते, क्योंकि हर कोई दूसरे को बराबर समझता है जो सुनने लायक नहीं है, तो ये सही समय है कि कोई सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति खेल में आगे आए, और शायद हम एक दूसरे की बात मजबूती से सुनेंगे। ये समझ में आ गया। मैं आपके लिए कुछ अच्छी खबर लाया हूं, और प्रकृति के नियम के अनुसार कुछ बुरी खबर भी। तो आप लोग पहले कौन सी खबर सुनना चाहेंगे? ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, लेकिन उनके जवाब देने से पहले ही उसने अपने सवाल का जवाब दे दिया। अच्छा, मैं अच्छी खबर से शुरू करूंगा। सबसे पहले ये कि यह बेतुका युद्ध खत्म हो गया है, ज़ेरास ने कहा, और कमरे में मौजूद सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। गियारन ने मुझे जो बताया उसके अनुसार युद्ध इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उन्हें मनुष्यों में से कुछ प्रतिभाशाली लोगों की आवश्यकता थी, और वे उसकी यादों को बदलने के लिए आप सभी को खत्म करना चाहते थे, ताकि वह उनका ऋणी हो जाए, यह मानते हुए कि उन्होंने आप लोगों के गंदे पंजों से उसकी जान बचाई थी। और तुम लोग, चूंकि तुम मरना नहीं चाहते थे, इसलिए उनके खिलाफ लड़े, जो बहुत ही समझ में आता है। और इसलिए एक युद्ध छिड़ गया, और गियारन बहुत मनोरोगी भी हैं, इसलिए जब तुम उन्हें दूर भेजने में कामयाब हो गए, तब भी वे उस संरचना को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और मुझे लगता है कि यह तुम सभी के चेहरों पर एक जोरदार तमाचा है। हाँ, आकाशगंगा के कुछ विशेषज्ञों ने भौहें चढ़ाकर कहा। क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए कि वे इसे तोड़ नहीं पाए? उनमें से एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लंबे सफ़ेद बालों वाले और हरे रंग के सूट पहने हुए शिरॉन परिवार के कुलपति से पूछा। खुश हो कि वे इसे तोड़ नहीं पाए? क्या ये खुश होने वाली बात है? ज़ेरास ने अपने चेहरे पर उलझन भरे भाव के साथ पूछा। मैं चाहता हूं कि आप, सर, इस परिदृश्य की कल्पना करें। जियारन अपना अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लाए, और फिर उन्होंने आपका एक मांगा। उच्च क्षेत्र से होने के कारण आपने यह मानते हुए सहमति व्यक्त की कि जब आपका अपना वापस आएगा तो वह पहले से दोगुना शक्तिशाली होगा। फिर जियारन अचानक दूसरे रास्ते पर चले गए और अपने उद्देश्य के लिए आप सभी को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन पहले आदान प्रदान में जियारन द्वारा लाए गए 5 में से 3 मदरशिप में विस्फोट हो गया, और उनकी आधी सेनाएं आपके द्वारा नष्ट कर दी गईं। फिर आपने उन्हें पृथ्वी से दूर भगाने के लिए एक गठन का इस्तेमाल किया। आपको क्या लगता है, सर, जियारन क्या करेंगे? उस गठन को नष्ट करने के लिए वे जो कुछ भी कर सकते थे करेंगे, या तुरंत अपनी समस्या का कोई दूसरा समाधान खोजेंगे? ज़ेरास ने पूछा, और हॉल में सन्नाटा छा गया। आप, सर, और मासी वे लोग हैं जिन्होंने जियारन को एक विकल्प दिया। अगर उन्होंने आप पर हमला किया होता और आपने जोरदार तरीके से जवाब दिया होता, उन्हें आधा नष्ट कर दिया होता, तो वे अपने विकल्प की सार्थकता को समझ लेते और पाते कि यह इसके लायक नहीं है, और वे किसी दूसरे विकल्प के बारे में सोचते जिसमें निश्चित रूप से आप शामिल नहीं होते। लेकिन आप बहुत कमज़ोर थे, और जियारन ने आप सभी को नष्ट करने को एक बहुत अच्छा विकल्प समझा। यही कारण है कि वे 3 दिन पहले तक उस बाधा पर हमला कर रहे थे।
यह ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर आपको गर्व होना चाहिए। ये बहुत शर्मनाक है, ज़ेरास ने कहा और उनकी आंखों में एहसास की किरणें उभरीं। और फिर जब मैं तस्वीर में आया, मैं जियारन के पास गया, उनकी समस्या के बारे में जाना और मैंने उन्हें उनकी समस्या को हल करने का एक तरीका बताया, ज़ेरास ने कहा। ओह, और वह समाधान क्या था? चांदी के बालों वाले एक आदमी, एथरिस्टन वर्डस्पेस ने पूछा, और बाकी लोगों से ज़ेरास जिज्ञासा देख सकता था। समस्या की पहचान करने के बाद समाधान वास्तव में सरल है। जियारन जो चाहते हैं वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 70% रक्तरेखा शुद्धता है और जो उन्हें ऊपरी क्षेत्र में अपने कबीले के आंकड़े बढ़ाने में मदद करेगा। जिस महिला के लिए वे यहाँ हैं, वह पहली आवश्यकता को पूरा करती है, लेकिन दूसरी को पूरा नहीं कर सकती। जियारन आश्वस्त नहीं थे कि वह उनके कबीले की मदद करेगी, और आप सभी को नष्ट करने की कोशिश करना डर का काम था। और मैंने जो समाधान दिया वह था कि उन्हें 70% रक्तरेखा वाला व्यक्ति ढूंढना जो ऋणी रहेगा। और वह व्यक्ति मैं हूँ। ज़ेरास ने उन सभी को चौंकाते हुए बहुत कुछ कहा। जैसा कि आप सभी और उनके लिए किस्मत से होगा, मेरे पास 80% रक्तरेखा शुद्धता है। ऊपरी लोगों में भी कुछ दुर्लभ है, और चूंकि मैं मनुष्यों से जुड़ा नहीं था, इसलिए वे मान सकते थे कि वे मुझे जाने के लिए मजबूर नहीं कर रहे थे। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो ऊपरी लोक में जाना चाहता हूँ और अपने खुद के सौदे का प्रस्ताव देकर उनकी मदद करना चाहता हूँ। और मैं एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति होने के नाते उन्हें दृढ़ विश्वास था कि मैं अपने सौदे को इतनी आसानी से पूरा कर लूँगा। समस्या हल हो गई और युद्ध जारी रखना समाप्त हो गया क्योंकि अब उनके पास वह सब कुछ है जो वे शुरू में चाहते थे। बिंगो, समस्या हल हो गई। अध्याय 458, बुरी खबर। गैलेक्सी रैंक के विशेषज्ञों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और हॉल में सांसों की गूंज सुनाई दी। उनके कान इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि अभी क्या हुआ है। जिस युद्ध में उन्होंने बहुत कुछ झेला था और जो अवरोध अचानक टूट जाने के डर से चैन से नहीं सो पा रहे थे, उसे उनके सामने खड़े सुंदर लड़के ने इतनी आसानी से सुलझा लिया, जिसके पास सिर्फ दिमाग था। हम और तुम्हें कैसे पता कि वे झूठ नहीं बोल रहे हैं? जियारन एक बहुत ही धोखेबाज जाति है और हमने पहले युद्ध में ये देखा था। उनमें से एक गैलेक्सी क्षेत्र विशेषज्ञ, लाल बालों वाला एक मोटा आदमी जोर से बोला, जब विभिन्न विशेषज्ञ सभी भौहें सिकुड़ते हुए ज़ेरास की ओर मुड़े, जिससे ज़ेरास थकावट में अपने माथे पर ताली बजाने लगा। मुझे आश्चर्य होता है कि कभी कभी एक गैलेक्सी रैंक विशेषज्ञ कितना बुद्धिमान हो सकता है। ओह, ये सब एक चाल है और वे अब आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहे हैं। ओह, ये सब एक चाल है और उन्होंने सभी 13,100 मानव बंदियों को रिहा कर दिया और मुझे उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने की अनुमति दी। उनमें से किसी का भी अंग गायब नहीं था। यदि आप जियारन होते तो क्या आप ऐसा करते? ज़ेरास ने व्यंग्यात्मक रूप से उन सभी पर अपनी आंखें घुमाते हुए पूछा। अब अच्छी खबर के बाद आइए बुरी खबर के बारे में बात करें, ज़ेरास ने जोर से कहा, क्योंकि वे सभी अपनी सीटों पर समायोजित हो गए और खुद के लिए तैयार हो गए। पहली बुरी खबर यह है कि इस कमरे में आप सभी 18 हैं। मेरी गणना के अनुसार आप सभी 20 होने चाहिए। तो 2 लोग गायब हैं। वे कहाँ हैं? ज़ेरास ने पूछा, क्योंकि विभिन्न कुलपतियों से खर्राटे निकल रहे थे। वे जेसन सेलेस्ट्रिया और वैरो अंडरवर्ल्ड हैं, मानवता के 2 गद्दार, उन्होंने कहा और उसने संतुष्ट सिर हिलाया। मैं भारी मन से आपको बता रहा हूं कि जेसन सेलेस्ट्रिया मर चुका है, मेरे ही हाथों मारा गया है, और वारो अंडरवर्ल्ड 3 दिन बाद मर जाएगा। जब मैं जियारन की मदरशिप पर वापस आऊंगा, वह भी मेरे ही हाथों मारा जाएगा, ज़ेरास ने बताया, और सभी के चेहरे तुरंत डर से भर गए। यह इतना आश्चर्यजनक क्यों है? क्या आप मानवता को धोखा देने और जीवित रहने की उम्मीद करते हैं? जो कोई भी मानवता को धोखा देता है उसे मौत का सामना करना पड़ेगा, और अगर मैं उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेता हूं तो यह और भी बुरा होगा, मृत्यु से भी बदतर। हॉल में मांसल दिखने वाली महिला, अमेजन परिवार की कुलमाता ने भ्रम में कहा, जबकि ज़ेरास ने सिर हिलाया। तो ये बुरी खबर नहीं है, यह अच्छी खबर है, एथरिस्टन ने कहा, जबकि कमरे में मौजूद आकाशगंगा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने सिर हिलाया। वैसे भी ये बुरी खबर है, और उस बुरी खबर के भीतर से ही यह कारण निकलता है कि यह कहना इतना भारी क्यों है, ज़ेरास ने कहा, और सभी ने अपने कान खड़े कर लिए। जेसन सेलेस्ट्रिया ने एक ऐसा इतिहास रच दिया जो मानव जाति की शुरुआत से पहले कभी नहीं हुआ। वह आधिकारिक तौर पर पहला इंसान है जो गैलेक्सी रैंक दायरे को पार करने और छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक दायरे तक पहुंचने में सक्षम था, और हमने उसे खो दिया। क्या? तुरंत सभी के मुंह से आश्चर्य की आवाज़ निकली और वे ज़ेरास की ओर आश्चर्य से देखने लगे, जो उन्हें भावहीनता से देख रहा था। उनके दिमाग में यह बात बैठ गई कि उसने जो कुछ कहा वह शुद्ध तथ्य था। जेसन गैलेक्सी रैंक दायरे से बाहर निकल गया और छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक में प्रवेश कर गया। वे सभी आश्चर्य में बड़बड़ाए और ज़ेरास ने उस जानकारी को अपने दिमाग में अच्छी तरह से समा जाने दिया। उसका यह उद्देश्य था। तुमने कहा कि जेसन ने छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक को पार कर लिया और फिर भी वह मर गया, और वह भी तुम्हारे हाथों।
ज़ेरास ने उस व्यक्ति की ओर अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूरी तरह से काले वस्त्र पहने एक आकृति से पूछा। उस आकृति में कुछ अलग था। एक नज़र में वह तुरंत समझ गया कि वह एक महिला थी, लेकिन वह एक अजीब लेकिन जानी पहचानी ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। और उस ऊर्जा को ज़ेरास ने एक नियम के रूप में पहचाना। एक ऐसा नियम जो केवल मृत्यु का नियम हो सकता है। ये सही है। यदि ऐसा है तो आप साधना के किस चरण में हैं? कमरे में मौजूद सभी लोगों ने अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाते हुए पूछा, जो धातु की तरह एक दूसरे से घिस रही थी। आप सभी को बिना पसीना बहाए पराजित करने के लिए पर्याप्त साधना का एक चरण। ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जबकि वे सभी अविश्वास में नाक सिकोड़ रहे थे। दुर्भाग्य से ज़ेरास विस्तार से बताने को तैयार नहीं था। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सभी यह महसूस कर सकें कि आकाशगंगा रैंक चरण साधना के चरम से बहुत दूर है। और इस कमरे में मैं दो लोगों को देखता हूं जिन्होंने छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक के लिए आवश्यकताओं को पूरा किया है, फिर भी वे अभी भी आकाशगंगा रैंक में हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह साधना का चरम है। गैलेक्सी रैंक स्टेज है, फिर छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक स्टेज है, उसके बाद ब्रह्मांड मूल रैंक स्टेज है, और फिर अमर क्षेत्र है। ज़ेरास ने कहा, जिससे कुलपति पूरी तरह से चौंक गए और सभी चौंक कर खड़े हो गए। और अगर आपको लगता है कि यह अद्भुत है, तो इससे भी अधिक आश्चर्यजनक कुछ है जो आपको पूरी तरह से चौंका देगा, ज़ेरास ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जिससे सभी की आंखें चमक उठीं। जब आप अमर क्षेत्र स्टेज पर पहुंचेंगे, आप मृतकों को पुनर्जीवित करने में सक्षम होंगे, ज़ेरास ने फुसफुसाते हुए कहा, जबकि वे सभी उसे मूक रूप से देख रहे थे। मेरे पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। साधना की दुनिया असीम है और आप लोग अभी इसमें प्रवेश करने के योग्य हैं। इस बात के विचार को अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना आने दें कि यह शिखर है। मैं समझता हूं कि आप सभी वर्चस्व और अन्य परिवारों से आगे निकलने पर क्यों ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि आपने पहले से ही हर संभव काम पूरा कर लिया है, लेकिन सच में आपने अभी शुरुआत ही की है। मेरे हिसाब से वर्चस्व एक बेवकूफ़ी वाली बात है जिस पर आप सभी अभी अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो छद्म ब्रह्मांड रैंक पर है, वह आसानी से उस पर कब्जा कर सकता है जिस पर आपने अनगिनत संसाधन खर्च किए हैं और वर्षों तक वर्चस्व की कोशिश की है। आप सभी अपने विभिन्न परिवारों के विभिन्न कुलपति और कुलमाता हैं। आपके परिवार आप पर केवल एक चीज़ देने के लिए निर्भर हैं, उनकी रक्षा करना, न कि उन्हें और ज़मीन देना। और अपना काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपने किया था, जिसकी वजह से आप पहली बार इस स्थिति में आए हैं। अध्याय 459, लंबित युद्ध हेरफेर। ये स्पष्ट है, आप सभी को खेती करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस कमरे में मौजूद हर कोई छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक तक पहुंच जाता है और यह केवल एक व्यक्ति रह जाता है, आप लोगों के अजेय लालच से देखते हुए वह अकेला व्यक्ति निस्संदेह बर्बाद हो जाएगा। ज़ेरास ने एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि वे सभी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि उसने जो कहा वह निस्संदेह सच था। 9 परिवार सहयोग कर सकते थे। इसका एकमात्र कारण यह था कि वे सभी गैलेक्सी रैंक स्टेज पर थे और एक दूसरे को युद्ध में हरा नहीं सकते थे। यह एक बहुत लंबी और कठिन लड़ाई होगी जो इसके लायक नहीं थी, लेकिन अगर उनमें से कुछ छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक तक पहुंच गए तो वे आसानी से दूसरे को हरा पाएंगे और तुरंत संतुलन टूट जाएगा। वे 9 परिवार जो रैंकिंग से नीचे थे, अब छद्म ब्रह्मांड रैंकिंग में प्रवेश करना रैंकिंग में अचानक पहले स्थान पर आने का एकमात्र तरीका मानेंगे, जिसके निस्संदेह अपने फायदे हैं। इससे निस्संदेह रैंकिंग में अराजकता पैदा होगी और अब ऊपरी रैंकिंग वाले निस्संदेह दबाव महसूस करेंगे और अपनी स्थिति को न खोने के लिए जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे निस्संदेह भविष्य में अराजकता पैदा होगी। और ज़ेरास ने उनकी चिंतित अभिव्यक्ति को देखा, क्योंकि सिस्टम अधिसूचना पैनल उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। बधाई हो, होस्ट ने सफलतापूर्वक युद्ध हेरफेर सक्रिय कर दिया है। एक विशेष युद्ध प्रकार बनाया गया है, एक लंबित युद्ध हेरफेर। होस्ट ने भविष्य में अराजकता के लिए एक चैनल बनाया है। यदि घटनाएं भविष्य में फलित होती हैं तो होस्ट को अराजकता ऊर्जा प्राप्त होगी। सिस्टम अधिसूचना पैनल ने कहा कि ज़ेरा की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वह अच्छी तरह से जानता था, वह आकाशगंगा रैंक के विशेषज्ञों को खेती करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। यह असंभव है। और वह ये भी जानता था कि ऊपरी क्षेत्र की यह एलियन घटना निस्संदेह भविष्य में खुद को दोहराएगी। यदि वे सभी अभी भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो भविष्य में कोई ज़ेरा नहीं हो सकता है जो उनकी रक्षा करने में सक्षम हो, और इससे उनका विलुप्त होना हो सकता है जो ज़ेरा नहीं चाहेगा, क्योंकि वह भी एक बार एक इंसान था और अपनी पिछली जाति के विलुप्त होने के लिए नहीं चाहेगा। तो इससे केवल एक ही समाधान निकलता है, और वह ये सुनिश्चित करना था कि मानवता की ताकत बढ़े। कम से कम उनके पास छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक भी होनी चाहिए, और केवल वे लोग जो इसे जल्द ही प्राप्त कर सकते हैं, वे इस कमरे में एक साथ मौजूद लोग हैं जो पहले से ही इससे एक कदम आगे हैं। लेकिन क्या वह उन्हें खेती करने के लिए मजबूर कर सकता था? नहीं, यह असंभव था।
और इससे केवल एक ही रास्ता बचता है, और यही बात उनके बीच प्रतिस्पर्धा की लगभग मृत भावना को जन्म देती है। वह मनुष्यों के बीच शक्तिशाली लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानता था कि वे ये साबित करना चाहते हैं कि वे दूसरों की तुलना में बहुत शक्तिशाली हैं, ये साबित करने की उनकी तीव्र इच्छा कि वे दूसरों से बेहतर हैं। और उसने सफलतापूर्वक इसका फायदा उठाया, उन्हें जेसन को लाकर और भी मजबूत होने की संभावना बताकर, और यह भी बताकर कि अगर वे अपनी खेती नहीं बढ़ा पाए तो क्या दांव पर लगेगा जो उनका अधिकार खोना है, ऐसा कुछ जो वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी, और जब वे वास्तव में छद्म ब्रह्मांड रैंकिंग हासिल कर लेंगे तो वे भविष्य के विदेशी आक्रमणों से पृथ्वी की रक्षा करने में सक्षम होंगे, जो जेरास के लिए जीत का निर्माण करेगा। ये सब उसकी योजना और चाल थी। ऐसा कहा, मेरा मानना है कि सेलेस्ट्रिया परिवार और अंडरवर्ल्ड परिवार के साथ कुछ किया जाना चाहिए, जिन्होंने अपने कुलपति को खो दिया है। यह मेरा काम नहीं है। ऐसा कहा, सभी को अलविदा, और साथ ही मैं अब से 3 दिन बाद जियारन के साथ जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि 3 दिनों में युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर आप सभी को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं अब इस बैठक को छोड़ रहा हूँ। शायद मैं इसके बाद आप लोगों के चेहरे नहीं देख पाऊंगा, इसलिए अलविदा हमेशा के लिए, जेरास ने कहा। और अगले ही पल वे सभी उसे अपनी सीट से उठते हुए देखते हैं। उसके हाथ एक राक्षसी दिखने वाले लाल पंजे में बदल जाते हैं। वह तुरंत उस जगह को हिंसक तरीके से खींचता है और उसे चीरता है, फटी हुई जगह में कदम रखने से पहले, और तुरंत ही वह गायब हो जाता है और वह जगह जल्द ही उसके पीछे बंद हो जाती है। इसके बाद एक चुप्पी का दौर शुरू हो गया जिसने उस जगह को घेर लिया, क्योंकि वे सभी उस जगह को देख रहे थे जहां जेरास गायब हो गया था। उसने अभी अभी युद्ध समाप्त किया है, जबकि यह सुनिश्चित किया है कि कोई और हताहत न हो। फिर भी मुझे नहीं पता कि उसका नाम क्या है, शिरोन परिवार के मुखिया ने जेरा की पीठ की ओर देखते हुए कहा। उसका नाम जेरास सेलेस्ट्रिया है। जवाब किसी और से नहीं बल्कि कमांडर सिग्रिड से आया, और सभी ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। उसे आपके ही एक कमांडर शिरोन ने स्थापित किया था, और तब से वही एए में शामिल हो गया था और मिशन और उन सभी को पूरा करता रहा, बिना किसी असफल मिशन के। लेकिन वह एक आखिरी मिशन में शामिल हुआ था, म्यूटेंट संगठन की खोज करने का मिशन, लेकिन वहां से वह अपंग हो गया और अपनी साधना खो दी, भले ही उसने वास्तव में मिशन पूरा किया हो, कमांडर सिग्रिड ने कहा। और कमरे में मौजूद सभी आकाशगंगा रैंक के विशेषज्ञों ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। अपंग, एक बेहद खूबसूरत महिला, हाइड्रा परिवार के मुखिया ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, वह न केवल अपंग हो गया, बल्कि उसका सारा जीवन सार भी इतना चूस लिया गया कि उसके पास जीने के लिए केवल 3 साल ही बचे। हमने उसे पहले ही मृत घोषित कर दिया है, 5 साल पहले जब उसका समय समाप्त हुआ और वह गायब हो गया। आज तक उसे कभी नहीं देखा गया। हमने सोचा था कि हमने उसे हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन कौन सोच सकता था कि वह अभी भी जीवित है, और अब उसने एक और आखिरी मिशन पूरा कर लिया है। वह मिशन जो हमें निराशाजनक लगा था, एकमात्र मिशन जिसके लिए हमें उसे पुरस्कृत करने का मौका नहीं मिला। कमांडर लेविरोन ने खाली जगह को देखते हुए पीछे हट गए। अध्याय 460, अलविदा कहना। एक एआई प्रशिक्षण बेस। एक युवा व्यक्ति जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे, जिसने एक बहुत ही साधारण लाल हरे रंग की शर्ट और पैंट पहनी हुई थी, एआई बेस से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था, जहां बहुत से अन्य एआई छात्र मौजूद थे। उसकी तुलना में सिर्फ एक ही अंतर था कि उसने वर्दी नहीं पहनी हुई थी, जिससे वह उस जगह पर मौजूद लोगों से बिल्कुल अलग दिख रहा था, और उसकी विनाशकारी सुंदरता ही छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी थी, जो उसे संकुचित आंखों से देख रहे थे और सोच रहे थे कि वह कौन है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह युवक उन्हें देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वह जगह के आसपास मौजूद विभिन्न संरचनाओं को खाली आंखों से देख रहा था। हालांकि कभी कभी उसके होठों से निकलने वाली हंसी से पता चलता था कि वह यहाँ सिर्फ इमारतों का निरीक्षण करने के लिए नहीं आया था। बदलाव, यह एक ऐसी चीज थी जिसे जेरास अलग कह सकता था, क्योंकि वह जगह पर मौजूद ज्यादातर इमारतों को देख रहा था। उन पर मौजूद नाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था, लेकिन इमारत की स्थिति को फिर से व्यवस्थित किया गया था, और यहाँ तक कि उनकी संरचनाओं को भी अलग तरीके से बनाया गया था, जो उसे याद किए गए से 2 गुनी ऊंची और उससे भी बड़ी हो गई थी। वह मान सकता था कि यह अपने छात्रों को पालने में पूरी तरह से जुट गया है, शायद युद्ध की स्थिति के कारण। और साथ ही 8 साल हो चुके हैं। यह अजीब होगा अगर सब कुछ वैसा ही हो जैसा पहले था। फिर भी जेरा के दिल में पुरानी यादों की भावना छा गई जब उसने सड़कों पर देखा। वह लगभग 8 साल पहले यहाँ अपने पैरों के निशान देख सकता था, जब वह उनके जैसे ही एक कैडेट था। उनमें से एक बहुत ही खास, असीम संभावनाओं के करीब और बहुत उज्ज्वल संभावनाओं वाला। वह कसम खा सकता था कि वह खुद को उस समय यह फ्यूचर कमांडरों में से एक के रूप में देखता था। लेकिन भाग्य, इसकी हमेशा अपनी योजना होती थी, और इसने उसे अपने कथित यह फ्यूचर कमांडर से अब एक अराजकता भक्षक बना दिया था जिसकी नज़र ऊपरी क्षेत्र पर टिकी हुई है। उनसे अपना ध्यान हटाकर जेरास ने जगह के चारों ओर देखा, और उसकी नज़र दक्षिण की ओर रखे एक विशाल संरचित उपहार पर टिक गई, जिस पर बड़े बड़े शब्द लिखे हुए थे।
इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट ऑपरेशन क्लास, और तुरंत उसने एक तीखा मोड़ लिया और उस जगह की ओर चलने लगा। 3 मिनट बाद उसने खुद को उन विशाल दरवाजों के सामने खड़ा पाया। जैसे ही उसने अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए, उसमें थोड़ी सी कंपन थी, लेकिन बिजली की गति से वह स्थिर हो गया। जैसे ही ज़ेरास ने दरवाज़ा खोला और संरचना में प्रवेश किया, एक पल बाद दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया। हॉल को देखते हुए वहां कोई बदलाव नहीं था, मंच अभी भी वहां मौजूद था, और जिस चीज ने ज़ेरास की भौहें सिकोड़ दी वह थी वह महिला इत्र जिसे वह सूंघ सकता था, जो शायद कभी भी उस जगह से नहीं जाएगा। लेकिन हॉल में कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे उसका ध्यान हॉल के दूर स्थित लिफ्ट की ओर गया, वह सटीक स्थान जहां उसे महसूस हो सकता था कि यह हमेशा हम ही हैं। और बिना किसी हलचल के वह आगे बढ़ा, सभी घने सिस्टम को आसानी से पार करते हुए विशाल हरे रंग के टेलीपोर्टर पर आकर रुका, जिस पर वह खड़ा था, और तुरंत वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। एक्सल स्पेस लैब्स संगठन में मौजूद सबसे पुरानी लैब्स में से एक, जिसमें पूरी पृथ्वी के सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजिस्ट शामिल थे। तुरंत ज़ेरास ने इमारत में कदम रखा। उसने देखा कि सभी लोग टेलीविज़न के चारों ओर इकट्ठे हुए थे, जो उस जगह के चारों ओर लटका हुआ था जहां वर्तमान में समाचार चल रहा था। इस समाचार ने हॉल में मौजूद विभिन्न विशेषज्ञों के चेहरों पर खुशी की लहर ला दी, जिससे ज़ेरास पूरी तरह से अनजान हो गया। युद्ध खत्म हो गया है। युद्ध आखिरकार खत्म हो गया है, और लापता इंसान सभी वापस आ गए हैं। उनके चेहरों पर खुशी के आंसू बहते हुए उनके चेहरे पर हार की जयकार गूंज उठी। उन्होंने इसे बहुत जल्दी जारी कर दिया। मुझे लगा कि वे 3 दिन और इंतजार करेंगे, ज़ेरास ने कहा और तेजी से लिफ्ट से ऊपर की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ गया। मर रहा है। जब ज़ेरास हॉल की उस लंबी कतार में कदम रखते हुए उस दरवाजे के सामने पहुंचा, तो लिफ्ट की आवाज़ जोर से गूंज उठी। वह विशेष दरवाज़ा जिसका नाम था एक्सेल स्पेस लैब्स। दस्तक, दस्तक, दस्तक। उसने 3 बार खटखटाया और अंदर से उसे एक व्यक्ति की दहाड़ सुनाई दी, जिसने उसे मुस्कुरा दिया। आखिरकार पिज्जा लेडी वापस आ गई है। इवान, चिपचिपा एलियन दहाड़ते हुए बाहर आया, जैसे ही ज़ेरास ने तेज कदमों की आवाज़ महसूस की। ये वास्तव में अजीब है, वह सामान्य से 3 घंटे पहले आ गई है। दूसरी आवाज़ मर्दाना थी, निस्संदेह कमरे में मौजूद दूसरे आदमी एगॉन की। क्लिंक। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ज़ेरास तक पहुंची और तुरंत नीला चिपचिपा चेहरा उसकी नज़र में आया। उसने चिपचिपा एलियन के चेहरे पर बड़ी मुस्कान को देखा और जल्दी से अपना दाहिना हाथ उठाया और हाथ हिलाया। इसके बाद एक सुअर के मारे जाने की आवाज़ आई। जैसा कि ज़ेरास ने देखा कि इवान तेजी से पीछे की ओर मुड़ा, जल्दी से मेज़ पर रखी कुछ किताबें उठाकर ज़ेरास की ओर फेंकी। यह एक भूत है। ओह माय गॉड, यह एक भूत है, इवान चिल्लाया और किताब फेंकता रहा। तभी उसके कानों में एक और दहाड़ गूंजी। क्या उन किताबों के पन्ने व्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं और अब तुम उन्हें इधर उधर फेंक रहे हो? ये 6 घंटे की खोज है जो खत्म हो गई। तुम कैसे मरना चाहते हो? इवान, दहाड़ गूंजी जब एनालिस आए और चिपचिपे एलियन को लात मारी। उसके हाथ उसके कंधे पर जोर से जकड़े हुए थे। उसके दूसरे हाथ पहले से ही मुट्ठी में बंद थे, लेकिन एलियन ने इस बार अजीब तरह से उसका ध्यान नहीं दिया, और जब उसका दिल धड़कना बंद हो गया तो वह दरवाजे की ओर मुड़ी। ज़ेरास। उसके शब्द लगभग एक खामोश फुसफुसाहट की तरह थे। फिर भी छोटे से कमरे में हवा में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि 3 और आकृतियां तुरंत दिखाई दीं। एक लंबे गुलाबी बालों वाली महिला थी, दूसरी लंबे बैंगनी बालों वाली महिला थी, और तीसरा ड्रेडलॉक वाला एक पुरुष था, और तीनों जबड़े एक साथ एक ही समय में जमीन पर गिर गए। ज़ेरास